हाय एंड वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फहाद हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जाना कि ऑटो इनकोडर से क्या मुराद है और साथ ही साथ हमने कुछ टाइप्स भी जाने। टोटल 8 टाइप्स को हमने डिस्कस करना था। प्रीवियस सेशन पे 4 टाइप्स मैंने बताए। इस सेशन के अंदर हम रेस्ट ऑफ दी 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाने के बाद फहाद हुसैन CS के ज़रिए से मुझे सर्च कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और उस पर क्लिक करने के बाद इसके तमाम प्लेलिस्ट पे मौजूद वीडियो को आप यूज़ कर पाएंगे। जबकि इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल हैं, सच दैट कि हमारे पास जो कोड सेशन पे कोड होता है और इसी तरह प्रेजेंटेशन स्लाइड है, वो तमाम फहाद हुसैन CS blogspot.com से भी आप ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आप फहाद हुसैन CS के ज़रिए से गूगल पर सर्च करने के बाद मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं। तो बैक टू द स्लाइड। ओके, तो लेट मी रिमाइंड यू कि हमने जो भी टाइप्स डिस्कस किया है और इस सेशन पे जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स इज़ नॉर्मली अ वेरी क्रिटिकल एंड एडवांस टॉपिक। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इस सेशन के अंदर हम एक ब्रीफ नॉलेज हासिल कर लें कि ये जो 8 टाइप्स के ऑटो इनकोडर्स हैं ये एक्चुअली क्या हैं, इनके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ऑल्दो एट लास्ट ऑफ दिस सेशन मैं आपको विकीपीडिया का एक लिंक भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप और भी एडिशनल रीडिंग के तौर पर उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि इसके बिहाइंड क्या मैथ्स इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन एक इनिशिएटिव लेवल पर, इस लेवल पे जो हम डीप लर्निंग के पूरे इस कोर्स को एक लेवल बाय लेवल लेकर चल रहे हैं, इस लेवल के अंदर हमें ये तमाम पार्ट्स के या टाइप्स के बेसिक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। तो हम उसी चीज़ों को ऑनवर्ड आगे लेकर जा रहे हैं। एट द लास्ट ऑफ दिस कोर्स मैं एक एडवांस कोर्स भी स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर हम तफसीलन बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन क्या है, डीप बोल्ट्जमैन मशीन क्या है, इसी तरह से जो डिफरेंट ऑटो इनकोडर हैं हम इसको एडवांस लेवल पर डिस्कस करेंगे वहाँ पर जाके। लेकिन इस सेशन पर हम ब्रीफली ही इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टिव ऑटो इनकोडर? कॉन्ट्रैक्टिव ऑटो इनकोडर एक रेगुलाइजेशन टेक्निक है। जिस तरह से हमारे पास स्पार्स एंड डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर था, बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक रेगुलाइजेशन टेक्निक है। तो पॉइंट नंबर 1 पे ही इसकी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्टिव इनकोडर अपने आप को किस तरह से डिस्टिंग्विश करता है रेस्ट ऑफ द टाइप से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिव ऑटो इनकोडर इज टू हैव अ रोबोस्ट लर्न रिप्रेजेंटेशन विच इज़ लेस सेंसिटिव टू स्मॉल वेरिएशन इन अ डेटा। यानी इसकी जो लर्निंग है वो रोबोस्ट मैनर पर हो रही है जो कि लेस सेंसिटिव है स्मॉल वेरिएशन ऑफ डेटा के लिए। इसी तरह से रोबोटनेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज डन बाय अप्लाइंग अ पेनल्टी टर्म टू द लॉस फंक्शन। इस चीज़ को हम रोबोस्ट इस तरह से बनाते हैं कि जब हमारे पास बैक प्रोपेगेशन होती है इस लेवल पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक पेनल्टी फंक्शन होता है इन टर्म ऑफ द लॉस फंक्शन, जो हमारे ऑटो इनकोडर को यानी कॉन्ट्रैक्टिव ऑटो इनकोडर पे जो बेसिक जो हमने डिनॉइजिंग पे और इसी तरह स्पार्स पे देखा था कि हमारा इनपुट और आउटपुट जो नोट्स है वो डायरेक्टली अपने इनपुट को कॉपी पेस्ट ना करे, उस चीज़ से हम प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे, नंबर्स ऑफ हिडन लेयर्स में वेरिएशन चाह रहे थे। तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मौजूद है और इसी पेनल्टी को जब हम बैकवर्ड मूव करके लेकर जा रहे हैं तो उसकी वजह यही कि इसकी सिमिलैरिटीज़ को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। यानी एज इट इज़ बिल्कुल इनपुट आउटपुट कॉपी पेस्ट से रिस्ट्रिक्ट रहें और हमारी लर्निंग बेहतर तरीके से हो सके। पॉइंट नंबर 3, एज़ यूजुअल जैसा मैंने बताया कि ये एक रेगुलाइजेशन टेक्निक है स्पार्स एंड डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर की तरह जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ इसे मज़ीद यूनिक करती है रेगुलाइजेशन पर वो है जैकोबियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जैकोबियन मैट्रिक्स का काम होता है जो कि इनकोडिंग और इसी तरह से डिकोड के ऑपरेशन पर काम करती है। इसके बिहाइंड कुछ मैथ भी इन्वॉल्व है जो एडिशनल रीडिंग पे एट लास्ट में आपको शो करूँगा। तो ये जो जैकोबियन है ये फ्रोबेनियस नॉर्मलाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है और इसका काम ही यही है जैकोबियन मैट्रिक्स के साथ कि ये सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट हमें देगी। ठीक है, जो लास्ट में बताया भी जा रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट। तो जैकोबियन मैट्रिक्स जो आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जब हम प्री प्रोसेसिंग के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ पर इन तमाम डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। तो वही मैट्रिक्स यहाँ पर भी इन्वॉल्व है जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हम बैक प्रोपेगेशन करते वक्त पेनल्टी डिसाइड कर पा रहे हैं बैक प्रोपेगेशन स्टेप्स पर। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्ट्रैक्टिव ऑटो इनकोडर का कि इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की है, लॉस फंक्शन पे पेनल्टी मौजूद है और इस तरह से कॉन्ट्रैक्टिव ऑटो इनकोडर अपना काम कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास
अनदर टाइप है अंडर कंप्लीट ऑटो इनकोडर। एज अ नेम सजेस्ट, जिस तरह से ओवर कंप्लीट हमारे पास ऑटो इनकोडर का कॉन्सेप्ट था, इसी तरह एक टाइप हमारे पास अंडर कंप्लीट का है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंडर कंप्लीट ऑटो इनकोडर इज़ टू कैप्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर प्रेजेंट इन द डेटा। यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है उसी चीज़ को हमारा अंडर कंप्लीट ऑटो इनकोडर क्या करता है, फैच करता है, रीड करता है। द अंडर कंप्लीट ऑटो इनकोडर हैव अ स्मॉलर डायमेंशन फॉर हिडन लेयर कंपेयर टू द इनपुट लेयर। यानी हमारे पास जो हिडन लेयर की क्वांटिटी है डायमेंशन के रिस्पेक्ट से वो कम होगी, किससे, इनपुट लेयर से। और इसी तरह दिस हेल्प टू ऑब्टेन इंपॉर्टेंट फीचर फ्रॉम द डेटा। यानी इसकी वजह यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ जब इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी कम होगा तो उसकी जिम्मेदारी यही होगी कि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर को ही गेट कर पाए। It minimizes the loss function by penalizing the function of g with respect to the f of x for being different from the input x। तो ये मिनिमाइज़ करने के लिए लॉस फंक्शन का इस्तेमाल करता है g of f x, जिसकी वजह ही यही है कि वो फ्रॉम द इनपुट x से डिफरेंट हो सके। तो अंडर कंप्लीट होपफुली आपको बात क्लियर होगी। एज अ नेम सजेस्ट हमें समझ में आ रहा है कि अंडर कंप्लीट से क्या मुराद होगी, जिस तरह से ओवर कंप्लीट था। उसके बाद हमारे पास अनदर टाइप है ऑटो इनकोडर में कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर। कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर की कुछ स्ट्रक्चर दो चीज़ों से मैच करती है, एज अ नेम सजेस्ट कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से, और इसी तरह से गैन, ठीक है ना, जनरेटिव, जहाँ पर हम फेक इमेजेस जनरेट करते हैं, जो हम अपकमिंग डेज पे उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर दरअसल इनपुट सिग्नल्स को एज अ इनपुट लेता है और उसके बाद सम ऑफ द अदर सिग्नल्स जनरेट करके उसके आउटपुट को हमें प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। तो जैसे पॉइंट नंबर 1 पे बताया जा रहा है कि ऑटो इनकोडर इन देयर ट्रेडिशनल फॉर्मेशन डजंट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट अ सिग्नल कैन बी सीन एज अ सम ऑफ द अदर सिग्नल। Convolutional autoencoder use the convolutional operator to exploit this observation. They learn to encode the input in a set of this simple signal and then try to reconstruct the input from them. यानी सबसे पहले उन्हें इनकोड से, उस इनपुट इमेज से तमाम उसने फैच की सिग्नल्स को, जो भी इसमें इमेज में फीचर मौजूद थे, उसके बाद उसने रिकंस्ट्रक्ट किया उस इनपुट को। Modify the geometry or the reflectness of the image. They are the state of the art tool for the unsupervised learning of the convolutional filter. In simple word मैं कह सकता हूँ कि convolutional auto encoder के अंदर दो फैक्ट्स मौजूद हैं, जो as I said earlier के GAN और इसी तरह convolutional neural network का, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर दो फॉर्म है। एक हमारा convolutional neural network का है और इसी तरह से deconvolutional neural network का है, ठीक है। अभी हम इमेज पे जाएंगे तो वो बात हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। Once these filter have been learned, जो कि फिल्टर का कॉन्सेप्ट होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे, they can be applied to any input in order to extract feature. These feature then can be used to do any task that required a compact representation of the input like classification. Let's see. So आप इस इमेज पे देखें तो हमारे पास एक इनपुट डेटा है और ये जो लेयर्स हैं हमारे पास, जो बेसिक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होती है, ये कुछ डिफरेंट लेयर्स हैं कॉन्वोल्यूशनल के। उसके बाद हमारे पास जब ये डिकोड हो रहा है इनकोड होने के बाद, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डीकॉन्वोल्यूशनल। तो कॉन्वोल्यूशनल एंड डीकॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में बेसिक डिफरेंस ही यही है कि जो चीज़ें कॉन्वोल्यूशनल में स्टेप बाय स्टेप चल रही होती हैं, इन्हीं चीज़ों को आप रिवर्स करते हैं, ठीक है। यानी अगर स्टेप असेंडिंग ऑर्डर से चल रहे हैं तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर से जब स्टेप चलने लग जाएंगे तो वो डीकॉन्वोल्यूशनल हो जाता है, जो यहाँ पर स्टेप, इस स्टेप पर मेंशन भी किया जा रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर का कि वो इनपुट सिग्नल्स को किस तरह से लेकर इनकोड करता है और इनकोड करने के बाद उसे डिकोड करके इमेज को कैप्चर कर रहा होता है इन टर्म ऑफ द आउटपुट। एट लास्ट वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, एज अ नेम सजेस्ट कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होती है, जो कि लेटेंट वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दो पार्ट पर होता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ठीक है। इस बात को हम समझते हैं। तो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर मॉडल मेक्स स्ट्रॉन्ग assumption concerning the distribution of the latent variables. They use a variational approach for the latent representation learning, which result is to additional loss component and a specific estimator for the training algorithm called the stochastic gradient variational bias estimator. Variational approach के अंदर जो हमारा latent है, latent variable या latent data वो होता है जो हमारे पास इनकोड और डिकोड के दरमियान hidden layers के अंदर आकर होता है। तो हम hidden layers के अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करते हैं मीन के रिस्पेक्ट से और इसी तरह से स्टैंडर्ड डेरिवेशन के ज़रिए से, ठीक है। ये मैथ्स इसके बिहाइंड बहुत सारा इन्वॉल्व है, जो हम एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे। मैं एडिशनल रीडिंग के हवाले से भी बताऊंगा वहाँ पर कहाँ पे वो मैथ इन्वॉल्व है। इट एज्यूम दैट द डेटा इज जनरेटेड बाय अ डायरेक्टेड ग्राफिकल मॉडल एंड दैट इनकोड द लर्निंग as approximation to the posture distribution, where theta denote the parameter of the encoder recognition model and decoder generative model represent respectively the probability distribution, जैसे मैंने ऊपर भी जिक्र किया, of the latent vector of a variational autoencoder typically matches that
ऑफ द ट्रेनिंग डेटा मच क्लोजर विद अ स्टैंडर्ड ऑटो इनकोडर। तो जो स्टैंडर्ड ऑटो इनकोडर है और इसी तरह जो हम वेरिएशनल ऑटो इनकोडर के अंदर काम कर रहे हैं उसकी वजह ही यही है कि हम अपने लेटेंट वेरिएबल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने से हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जो हमारा लॉस फंक्शन है वो रिटेन होता रहेगा, ठीक है, और इनकोडिंग और डिकोडिंग के दरमियान ही मैक्सिमम जो हमारे पास लेटेंट डेटा है वहाँ पर हम इस बात को स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि हम अब किस तरह से ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन करें अपने इनपुट डेटा की जिसमें जो वेरिएशनल है डेटा के दरमियान वो कम से कम हो सके, ठीक है। यही वजह है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो मीन वैक्टर और इसी तरह से स्टैंडर्ड डेरिवेशन वैक्टर मालूम किया जाता है, और यही चीज़ हमारे लेटेंट डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसके बेस पर जिस तरह से कॉन्वेंशनल ऑटो इनकोडर के अंदर हम ज़्यादातर इमेज वेरिएशन बेस काम करते हैं, यही वजह है कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर के भी अंदर इमेज बेस ही डेटा होता है, और ये काफ़ी अपने आप को सिमिलर करता है गैन और इसी तरह कॉन्वेंशनल ऑटो इनकोडर से, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप बगौर देखें तो कॉन्वेंशनल एंड डी कॉन्वेंशनल का कॉन्सेप्ट मौजूद है जो नॉर्मली गैन या फिर इसी तरह कॉन्वेंशनल ऑटो इनकोडर में भी होता है, जो कि मैं प्रीवियस स्लाइड पर बता चुका हूँ। तो ये ओवरऑल 8 टाइप्स के ऑटो इनकोडर थे जो कि मैंने ब्रीफली आपसे डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड बेसिक डेफिनेशन। अब बात होगी एप्लीकेशन की कि ऑटो इनकोडर्स की कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो इस वक्त चल रही है, मार्केट में अवेलेबल है, इसमें रिसर्च एरिया पर इसमें काम हो रहा है। डायमेंशन रिडक्शन, ठीक है, जो हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, इमेज को कंप्रेस करना, कंप्रेशन, इमेज डिनॉइजिंग, नॉइज़ को ख़त्म करना, फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इमेज जनरेशन एज लाइक गैन, सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रोडक्शन यानी किसी सीक्वेंस से सीक्वेंस की प्रोडक्शन करना, और इसी तरह रेशन सिस्टम को क्रिएट करना जो हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, और इस सेशन के बाद जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर हम जो रिकमेंडेशन सिस्टम क्रिएट करके भी देखेंगे। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि PCA वर्सेस ऑटो इनकोडर यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो मशीन लर्निंग के अंदर डायमेंशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, और इसी तरह ऑटो इनकोडर, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो PCA विच मीन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज इनिशियली अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट ऑटो इनकोडर आर कैपेबल टू मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर फंक्शन। बेसिक डिफरेंस यहाँ पर क्लियर होती है कि वो ना सिर्फ लीनियर बल्कि कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर को भी हैंडल कर पाएगा। PCA फीचर आर टोटली लीनियर अनकोरिलेटेड with each other since feature are projections on the orthogonal basis, but auto-encoded feature might have correlations since they are just trained for the accurate reconstruction. PCA is faster and computationally cheaper than the autoencoder. Its signal layered autoencoder with a layer activation function is very similar to PCA. That's a very similar difference between them. And also autoencoder is prone to overfitting due to high number of the parameter. यानी जब हम ऑटो इनकोडर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा चांसेस है कि ओवरफिटिंग की वजह से उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर के प्रॉब्लम्स आए। थ्रू रेगुलाइजेशन एंड केयरफुल डिज़ाइन कैन बी अवॉइड दिस। यानी अगर हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हम ख़त्म करें या कम से कम करें तो रेगुलाइजेशन और केयरफुल डिज़ाइन के ज़रिए से हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि प्रॉन ऑफ ओवरफिटिंग की वजह से एरर यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो बेसिकली हमें बता रही है कि पीसी और ऑटो इनकोडर किस तरह से एक दूसरे को डिफ़र कर रहा है, यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर रहा है इन दोनों के दरमियान। और इसके अलावा जो एडवांस वर्किंग है डिफरेंट टाइप्स की ऑटो इनकोडर की, वो वर्ल्ड वाइड अपनी एक स्ट्रेंथ रखती है, जो जिसके मुकाबले में पीसीए की स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, जो डिफरेंट 8 टाइप्स के ऑटो इनकोडर को देखने के बाद हमें वैसे ही पता चल रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट द सेकंड सेशन क्लोजिंग, जिसके अंदर हमने रेस्ट ऑफ दी ऑटो इनकोडर के टाइप्स देखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको परवई जानकारी मिले। और एट लास्ट मैं आपको विकीपीडिया का वो लिंक दूंगा जिसके ज़रिए से आप ऑटो इनकोडर को बिहाइंड मैथ्स और बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एज ए एडिशनल रीडिंग आप इसे ज़रूर पढ़ें। So here it is, I am in Wikipedia. That's the topic is autoencoder, the basic definition of autoencoder, and also the basic structure as we have already discussed in the first session. Regularization techniques, different types, the maths behind it, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आप एडिशनल रीडिंग के लिए इनको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें। कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछो, मैं कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। इस हवाले से सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने आसान लफ्ज़ों में बेसिक स्ट्रक्चर के साथ उसकी डेफिनेशन बताई है। यहाँ पर मैथ्स भी मौजूद है, उसके एडवांटेजेस भी मौजूद हैं, ट्रेनिंग, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो आप इसे तफसीलन और इसकी डेप्थ पे जाकर तमाम चीज़ों को पढ़ें तो आप बहुत बेहतर तरीके से ऑटो इनकोडर उसके टाइप्स को समझ पाएंगे। तो इस सेशन पे इतना ही। नेक्स्ट सेशन पे मुलाकात होगी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। थैंक यू वेरी मच।